नमस्कार, मैं हूं अजय जैन, सीएमडी स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड। आज हमने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुना और हम सबके दिमाग में बहुत सारी छोटी छोटी क्वेरीज हैं कि वो बजट क्या तथ्यपरक है, क्या लोक लुभावन तो नहीं है, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे हमारे आम जीवन पे। इसके बारे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या व्यूज़ होते हैं हमको जानने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ में हैं आदरणीय श्री मनोज जैन साहब, जो एक बड़े ही रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आज मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, निवेदन करूँगा मनोज जैन सर से वो हमको बताएं आज के बजट के मुख्य प्रावधान क्या रहे। नमस्कार अजय कुमार जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे कार्यालय में उपस्थित हुए और आपने मेरी राय, आज जो बजट पेश हुआ 2023 के लिए, उसमें आपने मेरी राय जाननी चाहिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का जो बजट है, फाइनेंस बजट जिसको फाइनेंस बिल हम कहते हैं, फाइनेंस बिल 2023, ऐसा माना जा रहा है कि अब तक का सबसे छोटा बजट ये रहा है। बहुत कम समय में, लगभग 1.25 से 1.5 घंटे में आज माननीय वित्त मंत्री महोदया का उद्बोधन जो होता है वो लगभग 1.5 घंटे के अंदर ही समाप्त हो गया। और नंबर ऑफ पेजेस भी हम देख रहे हैं, जो हर साल बहुत मोटी सी किताब बजट की बनती थी, उसकी तुलना में थोड़ी पतली किताब इस बार बन रही है। संक्षिप्त सा बजट, छोटा सा बजट है, लेकिन प्रावधान बहुत सारे हैं। और हम विशेष करके, चूंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो हमारा जो फील्ड है वो इनकम टैक्स का और जीएसटी का होता है। इकोनॉमिक्स भी हम थोड़ा बहुत देखते तो हैं, लेकिन हमारा मुख्यतः जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इनकम टैक्स, आयकर और जीएसटी का होता है। धन्यवाद मनोज सर। निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये बजट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की निगाहों से आपकी आशा के अनुरूप आया या नहीं आया। कृपया इस पे लाइट डालिए। जहां तक बजट का सवाल है, प्रावधानों का सवाल है, तो आम जो करदाता है, आम जो आदमी है, उसको आयकर में बहुत ज्यादा छूट सुविधाएं तो नहीं मिली हैं जैसी की अपेक्षा थी। ऐसी उम्मीद थी कि बेसिक स्लैब बढ़ाया जाएगा, वह नहीं बढ़ाया गया है। स्लैब वही है अभी भी जो पिछले सालों से चला आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरे अन्य जो छूट होती हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत, उसमें भी कोई अलग से छूट नहीं दी गई है, नहीं बढ़ाई गई है। जो एक उम्मीद थी कि होम लोन का ब्याज 2 लाख तक की छूट मिलती है, उसमें बढ़ोतरी कुछ मिलेगी, लेकिन उसमें भी कोई वृद्धि नहीं की गई है, उसे भी 2 लाख पर ही रखा गया है। थोड़ी सी छूट जो दी गई है वो ये दी गई है कि जो गत वर्ष एक नया रिजीम में ऑप्शन दिया गया था करदाता को कि करदाता चाहे तो पुरानी स्कीम में चला जाए या नई स्कीम में रहे, उसमें थोड़ा सा उन्होंने स्लैब बढ़ा दिया है। बेसिक छूट नए रिजीम में 2.5 लाख रुपए की थी, उसको 3 लाख तक कर दिया है। इसके मायने ये हुए कि अब 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह स्लैब को आगे बढ़ा दिया गया है और 3 लाख से लेकर के उसको 6 लाख किया है, 6 से 9 किया है, इस तरह स्लैब बढ़ाया है। इसमें थोड़ा सा करदाता को, व्यक्तिगत करदाता जो हैं, उनको जरूर फायदा मिला है। और ये फायदा जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है उन्हें तो ठीक है, 0 टैक्स का हो गया है, कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन जिनका टैक्स 7.5 लाख रुपए तक का था, उन्हें 7,500 रुपए का फायदा हुआ है। और जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर जाती है, उन्हें करीब करीब अब टैक्स में 37,500 रुपए का फायदा जरूर हो जाएगा। ये फायदा भी रिजीम में दिया गया है कि जो 5 लाख रुपए तक का पहले टैक्स रेट मिल जाती थी 12,500 रुपए की, उसको बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसके मायने ये हुए कि नए रिजीम में अब जिनकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक आएगी और 25 लाख रुपए टैक्स बनेगा, तो उनको अब टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 2 फायदे मुख्य रूप से इनकम टैक्स में हुए हैं। और जिनकी इनकम ज्यादा जाती थी, 2 करोड़ से ऊपर जाती थी, वहां 37% सरचार्ज लगता था। अब वो सरचार्ज 37% से घटा करके 25% कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा हम जो भी दूसरे प्रावधान देखते हैं, जिन हम छूट की उम्मीद करते थे कि आम करदाता को कोई छूट मिलेगी, कर में राहत मिलेगी, वैसी कोई राहत नहीं मिली है। जैसा पिछले 5 वर्षों से होता चला आ रहा है, टैक्स स्लैब जो है वही चला आ रहा है और रेट भी सब वही चले आ रहे हैं। जहां तक जीएसटी का सवाल है, पहले जीएसटी में भी या एक्साइज के समय में, एक्साइज में भी या सेंट्रल सेल्स टैक्स के समय में भी सारी उम्मीदें हम बजट के दौरान किया करते थे। लेकिन अब चूंकि जीएसटी की काउंसिल अलग से बना दी गई है,
और जीएसटी काउंसिल अपनी मीटिंग समय समय पर करती रहती है, हर महीने 2 महीने में एक मीटिंग करती है और उसमें समुचित उचित निर्णय लेकर के और एक्ट को अमेंड कर लेते हैं नोटिफिकेशन निकाल करके। इसीलिए अब जीएसटी का ज्यादा संबंध बजट से रह नहीं गया, इनकम टैक्स में रहता है। तो इनकम टैक्स की दृष्टि से ये छोटे छोटे जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनको लेकर के बहुत ज्यादा राहत तो नहीं है, फिर भी ठीक है। व्यक्ति करदाता जो है उन्हें जरूर फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा विशेष में नहीं हुआ। धन्यवाद मनोज सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आम बजट से मैं समझ पा रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हो पा रहे हैं, क्या यह सही बात है? उत्साह का जहाँ तक सवाल है, बात सही है, क्योंकि बहुत आदमी ने उम्मीद लगा रखी है, 5 साल से उससे लपटका हुआ, तो आशा थी कि मिलेगा, अच्छा फायदा मिलेगा, कुछ टैक्स में रियायत मिलेगी, लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं है। तो इसलिए बहुत ज्यादा उत्साहजनक तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो आम आदमी है वो अभ्यस्त होता चला जा रहा है कि उसको आयकर में छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आय उसकी बढ़ रही है। तो शायद सरकार चाहती है कि टैक्स ही बढ़ता चला जाए, उसका रेवेन्यू बढ़े। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आयकर में रियायतें कम हो रही हैं, उतना रियायत नहीं मिलती है। और जहाँ तक वेतनभोगी व्यक्ति का सवाल है, बिजनेस वालों का सवाल है, सबकी आमदनी अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी यदि थोड़ी सी छूट दी जाती तो आदमी थोड़ा उत्साह आता। इसमें एक फायदा गवर्नमेंट को भी होता है कि रेवेन्यू बढ़ जाता है, और रिटर्न के जो फाइलर्स हैं, जो भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनको जब लगता है कि नहीं अब टैक्स में आपको पर्याप्त छूट मिल रही है, टैक्स की हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो वे भी आगे आकर के उमंग के साथ, उत्साह के साथ अपना रिटर्न भरते हैं, और इस तरह से सरकार को रेवेन्यू बढ़ता है और टैक्स फाइलर्स की संख्या भी बढ़ती है, और जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसका भी कार्य करने का स्कोप बढ़ जाता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर भी मुझे उम्मीद है कि जितनी छूट मिली है उसके अनुसार थोड़ा सा शायद टैक्स फाइलर्स की संख्या बढ़ेगी और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी, अब आप ये प्लीज बताइए कि करदाता बचत के साथ और निवेश को और कर को कैसे सामंजस्य बिठाएगा? जैसा मैंने आपसे कहा कि इस बजट में, इस संबंध में, निवेश के संबंध में या छूट के संबंध में कुछ भी नया तो नहीं आया है। जो प्रावधान है वही पुराने चले आ रहे हैं। टैक्स प्लानिंग का समय पहले बहुत अच्छा चला करता था, टैक्स प्लानिंग का बहुत स्कोप हम लोगों को मिला करता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों में टैक्स प्लानिंग का स्कोप धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। अब जो बात है आज के समय में आयकरदाता के लिए, वो लगभग उतनी ही चीजें हैं कि जो ETC में 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है, और जो होम लोन का इंटरेस्ट देते हैं उस पर 2 लाख रुपए तक की ब्याज की छूट मिल जाती है, और ATCC में 50,000 तक का जो प्रावधान है छूट का, वो एडिशनल मिल जाता है। तो ये सारी चीजें वही हैं। इसमें होना ये चाहिए कि जो करदाता है उसको अपने तरफ से और अपने टैक्स एडवाइजर के साथ मिलकर के और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलकर के प्लान करना चाहिए कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करे। तो उसको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। अधिकतर लोग ये करना चाहते हैं कि सेफ रहे, उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेफ्टी के फीचर को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी के फीचर को ध्यान में रखते हुए, थोड़ी सी रिस्क लेते हुए यदि वो ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है जहां पर गेन ज्यादा है, थोड़ी रिस्क भी है, तो उसको जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें कर की छूट भी मिल जाएगी। जैसे म्यूचुअल फंड में भी कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है तो थोड़ा सा रिस्क उसको भले हो सकती है, लेकिन उसको रिटर्न अच्छा मिलता है बजाय FD करने के या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करने के। तो ऐसी जगह में यदि वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका रिटर्न निश्चित रूप से बढ़ेगा और टैक्स की छूट भी उसको मिल जाएगी 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करने में। इसी तरह से जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें भी अतिरिक्त बेनिफिट 50,000 रुपए तक का मिल जाता है, और बहुत अच्छी स्कीम है। खास करके जो यंगस्टर्स एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, ताजा नौकरी जिनको मिलती है, व्यवसाय मिलता है, वे यदि इस तरफ आते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको न केवल इनकम टैक्स में बल्कि फ्यूचर के हिसाब से भी देखा जाए तो बड़ी अच्छी प्लानिंग करके उनको रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें टैक्स एडवाइजर की और फाइनेंशियल एडवाइजर दोनों की सलाह के साथ इन्वेस्टमेंट करें तो निश्चित रूप से करदाताओं को फायदा होगा। धन्यवाद मनोज सर, आपने मेरे मन की बात करी। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकें और टैक्सेशन भी आपको कम से कम लग सके, और आपने ये सारी चीज़ें को यहाँ पे तस्दीक किया है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। और ये आप मुझे बताइए कि इस बजट में व्यापार उद्योग पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? व्यापारियों को करों में कुछ राहत मिल रही है क्या? व्यापारियों की दृष्टि से देखा जाए तो 2-3 छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं इसमें जिनका फायदा थोड़ा व्यापारियों को मिल सकता है।
अभी तक सेक्शन 44 AD में ये प्रावधान था, यदि 2 करोड़ तक का उनका टर्नओवर आता है किसी व्यापारी का और वो 8% या 6% से अपनी इनकम दिखा देता है, तो उसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इस 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन उसमें कंडीशन ये रख दी गई है कि उस व्यापारी का टोटल कैश रिसीट साल भर में जो उसका टर्नओवर आ रहा है उसके 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि उसकी कैश रिसीट 5% से कम है और टर्नओवर 3 करोड़ तक का है, तो उसको जो प्रिस्क्राइब रेट ऑफ प्रॉफिट है 8% का 6% का वो दिखा देंगे, तो उसको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। इसी तरह से जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनमें एडवोकेट्स हैं, सीएज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फिल्म आर्टिस्ट हैं, इनके लिए भी 50 लाख की लिमिट थी। इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। यदि किसी प्रोफेशनल की रिसीट 75 लाख से कम है तो उसको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, बशर्ते उसकी जो रिसीट्स कैश में है उसके टोटल रिसीट्स के 5% से ज्यादा ना हो। इसी तरह से जो सरचार्ज का फायदा मैंने आपको बताया, सरचार्ज में भी 2 करोड़ से ऊपर जो 37% का सरचार्ज लगता था उसको घटा करके 25% कर दिया गया है। ये भी हायर ग्रुप वाले व्यापारियों को इसका काफी फायदा मिलेगा। ये 3 फायदे व्यापारियों के लिए मुझे समझ में आते हैं तो मैंने आपके सामने रखे। बस अब 2 प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा मनोज जी, आपका भी समय व्यस्त होता जा रहा है, मैं देख रहा हूं। पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट ने कैपेक्स पे अपना खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। वो 10 लाख करोड़ का इस बार उन्होंने प्रोविजन किया है। इस पर मुझे बताइएगा कि ये आपके टैक्सेशन से थोड़ा हटके है, लेकिन मुझे बताइए कि इसका इम्पैक्ट आम पब्लिक पे कैसे पड़ेगा। मुझे लगता है कि इससे नए रोजगार का सृजन होगा। आप थोड़ा प्लीज इस पे लाइट डालिएगा। ये बात सही है कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की एलोकेशन हर बार बढ़ता चला जा रहा है। इस बार भी काफी बढ़ा दिया गया है और इसका फायदा पूरे देश को, पूरी पब्लिक को, पूरी जनता को होता है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है। जबलपुर शहर को हम देख लें, स्मार्ट सिटी का दर्जा इसको मिल गया है। उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारी रोड्स बन रही हैं। नेशनल लेवल पर भी हम देखते हैं तो बहुत सारी टनल्स बन रही हैं, कहां से कहां तक देश को जोड़ा चला जा रहा है। नए नए फ्लाईओवर बनते हैं, रोड्स बन रही हैं और इन सब में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत लगता है। और दूसरी बात ये भी है कि जन सुविधाओं के लिए भी बहुत सारा खर्च है। जैसे इस बजट में भी एम्स और बढ़ाए चले जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज और खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज और खोले जा रहे हैं। इन सब में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ता चला जाता है, जिसका सीधा सीधा फायदा आम पब्लिक को ही होता है। जो दिल्ली से बॉम्बे की दूरी पहले 16 घंटे 18 घंटे की थी, अब वो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये दूरी 7 से 8 घंटे में तय हो जाएगी। नागपुर से बॉम्बे की दूरी भी इसी तरह से कम हो रही है। टनल्स के माध्यम से पहाड़ों के बीच का रास्ता सुगम हो रहा है, आम पब्लिक को अस्पताल मिल रहे हैं। तो इन सब के मद्देनजर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज हुआ है बजट में, बहुत ही उचित है और यही कारण है कि आज हम सारी सुविधाओं धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ती चली जा रही हैं और आम जनता को, आम पब्लिक को भी इन सारी सुविधाओं का फायदा मिल रहा है। मनोज जी, बस चलते चलते एक प्रश्न का जवाब और दीजिए। इस बजट में एक ऐसी बात बताइए जो बहुत अच्छी है और एक ऐसी बात बताइए जो बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लगी, प्लीज। अजय जी, कर के अलावा यदि इस बजट देखा जाए तो एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी इसमें एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। एक अच्छा बजट एलोकेशन एजुकेशन के लिए किया गया है। जैसा कि मैंने निर्मला जी को सुना तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही वेलकम स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया और बहुत सारे प्रोजेक्ट एजुकेशन उन्होंने प्रपोज किए हैं। इससे एजुकेशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। वैसे भी हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं, न केवल देश में बल्कि देश के बाहर जाकर के भी बहुत अपना नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही साथ देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। यदि एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है तो यह जो प्रक्रिया है और आगे बढ़ेगी। हमारे नागरिक, हमारे बच्चे एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ेंगे, देश का नाम बहुत आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और खराब लगने वाली बात यदि कही जाए तो खराब लगने वाली ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। बजट ओवरऑल अच्छा है, लेकिन हाँ बस यही बात समझ में आती है कि थोड़ा सा आयकर में छूट मिलती तो हर चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान होती, मुस्कुराहट होती और लोग खुशी खुशी बजट सुन करके निर्मला जी को धन्यवाद देते हुए शायद अपने घर को लौटते आज शाम को कि चलो बहुत अच्छी हमें राहत मिल रही है। लेकिन फिर भी उतना बुरा नहीं है, आय के साधन बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात सबसे मुझे जो आपने कही पूछी मेरे से, तो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया है ये बहुत अच्छी बात है।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। आज आपने हमारी बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया है और मुझे उम्मीद है कि इस बजट के बाद जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों का बचत करने का रुझान बढ़ेगा, लोग बाग अपना पैसा अलग अलग एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। आने वाले सालों में जैसे कि प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये बजट उसकी तरफ बढ़ने के लिए एक कदम है। एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय देके हमें बड़ा ही अनुग्रहित किया है। धन्यवाद।